नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। 10 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी मिडिल ईस्ट में जारी दो देशों की जंग की। इजराइल और ईरान के बीच जंग बहुत तेज हो चुकी है। दोनों देशों में स्थिति यह कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहा है। आज सुबह ईरान में फोर्डो परमाणु स्थल के पास कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। पलटवार में ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कहा जा रहा है 100 से ज्यादा मिसाइल से पलटवार ईरान कर रहा है इजराइल के ऊपर। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। इससे लगभग पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तेल अवीव, यरूशलेम, बेयरशेबा, हाइफा, ये वो शहर हैं इजराइल के जो बड़े शहर हैं। तकनीकी रूप से ये इजराइल को मजबूत बनाते हैं, लेकिन यहां पर इस वक्त इजराइल के हमले माफ कीजिएगा, ईरान के हमले हो रहे हैं और इससे सायरन लगातार बज रहे हैं। खबर यह आई है कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को अंडरग्राउंड बंकर बनाकर कहीं भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि खामनेई का परिवार भी उनके साथ है। लेकिन जिस तरह से दोनों देश बारूदी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, उससे ऐसा लग रहा है कि युद्ध का दायरा भी बढ़ सकता है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह जंग दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर भी ले जाएगी, क्योंकि इसके पीछे न्यूक्लियर हमले को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि न्यूक्लियर हमला हो सकता है इस जंग में। इसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया। सेकंड्स में इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हमले में करीब 10 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने शिराज शहर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। उत्तर से हाइफा से लेकर दक्षिण में इलाट तक पूरे इजराइल में इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कब कहां हमले हो जाएं कोई भरोसा नहीं है। अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा वॉर अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया और उसके चलते इजराइल के 10 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह कि इजराइल पर ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी हैं। राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं और नागरिकों को बंकर्स में भेज दिया गया है। आज सुबह ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे पूरे इलाके में सायरन बजने लगे। मिसाइल में घायल हुए 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब आपको तेल अवीव का आसमान दिखाते हैं, यहां पर कैसे मिसाइलों की बौछार हो रही है, जरा देखिए। तो ये तेल अवीव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर कैसे मिसाइल से अटैक किया गया इसकी तस्वीर है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, जंग कहां जा रही है और क्या हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले श्रीवास्तव सर, शुरुआत आप ही से करते हैं। इजराइल के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल बरसती हुई आप देख रहे हैं, ये क्या इंडिकेशन है इन दोनों देशों के बीच वॉर को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखो अनुराग, लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों तरफ से पलटवार हो रहे हैं, मगर ये सच्चाई इजराइल का जो एक प्रकार से पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है ईरान के मुकाबले, क्योंकि इजराइल ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, मिसाइल साइट हैं, उसका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, प्लस उसके टॉप मिलिट्री कमांडर और टॉप साइंटिस्ट को मार दिया है। और इसके साथ साथ उसके हमले बढ़ते जा रहे हैं, मगर ईरान भी पलटवार कर रहा है। मगर ईरान की क्या एक प्रकार स्ट्रेंथ है, ईरान की स्ट्रेंथ है कि उसके पास मिसाइल्स हैं, उसके पास ब्लास्टिक मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि जो इजराइल का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर आप आयरन डोम है, एरो 2 है, एरो 3 है, बाकी पेट्रोइड मिसाइल है, टमनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, वो 90% ये मिसाइलों को एक प्रकार न्यूट्रलाइज कर रहा है। मगर 10% अभी भी गिर रही हैं इजराइल में। इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, इस पर कोई शक नहीं। मगर मैं अभी भी ये समझता हूं ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा नहीं, ये लड़ाई आपस में ही रहेगी अनटिल अनलेस अगर ईरान अमेरिका की जो बेसिस है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो 8 परमानेंट है, जो ओमान में, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अगर अमेरिका इंटरवीन ना करे तो दायरा नहीं बढ़ेगा। लेकिन कैसी तस्वीरें सामने आ रही, दर्शकों को वो दिखा देते। तेल अवीव में हमले का एक नया वीडियो, सबसे लेटेस्ट वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ईरान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। हमले में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने होंगी, ये देखिए तस्वीरें, ये तेल अवीव की तस्वीरें।
और आप देखें कि इमारतें कैसे खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। और ये मेरे बोलने से ज्यादा आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगा कि कैसे ये इमारतें टारगेट पर थी ईरान के, और इसके बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। इसके अंदर रहने वाले लोग बताया जा रहा है गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, ये इजराइल के तेल अवीव की तस्वीरें। बहुत जल्दी से मैं उत्कर्ष सर आपके पास आता हूं। दायरा बढ़ेगा नहीं, ये अश्विनी श्रीवास्तव मानकर चल रहे हैं, लेकिन इन हमलों से, खासतौर पर तेल अवीव में हुए हमलों से, ईरान एक बड़ा स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल से कम तो हम भी नहीं। अनुराग देखिए, ये जो लड़ाई है अभी 3 दिन ही हुए, इसमें आगे एस्केलेट हो सकती है क्योंकि दोनों पक्ष जोरदार हमले कर रहे हैं। और ईरान ने भी ये चीज अब भांप ली है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं जितना कि प्रचार किया जा रहा था। आपने देखिए उनके आईडीएफ हेडक्वार्टर के ऊपर निशाना बनाया, वेस्टमिन साइंस इंस्टीट्यूट को बनाया, हाइफा बंदरगाह को बनाया, उनकी गैस फील्ड को बनाया, उनके मिनिस्ट्री पे बम गिराए। तो ये सारी चीजें अभी बढ़ेंगी। एक अगर मैं बयान को मैं याद दिलाऊं, ईरानी अली खamenei का बयान है कि जो इजराइल की मदद करेगा उसके बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। इनडायरेक्टली उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि कोई भी मदद करेगा या कोई अपना एयर स्पेस हमें उनको देगा, हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। मतलब सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, बाकी मुल्क हैं और अमेरिकन बेसिस। तो इंटेंट है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईरान किसी ह्यूमिलेटिंग टर्म्स पे ना तो इजराइल के साथ अपनी लड़ाई रोकेगा, ना ही वो न्यूक्लियर डील में शामिल होगा। ईरान ने भी अपना मन बना लिया है। और देखिए साफ बात है, ना तो नेवल वॉरफेयर होने वाला है, ना उनके साथ लैंड वॉरफेयर होना है। वॉरफेयर होगा एयर वॉरफेयर। तो इसलिए ईरान ने किया है। ईरान ने अभी जो पर्शियन गल्फ पे उनकी गैस रिफाइनरी पे अटैक हुआ है, अगर कल को वो बंद कर देते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो वहां पर भी एक तरीके से ऑयल का प्रोडक्शन, सप्लाई चेन वगैरह बाधित होगी, तो लोगों को तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो ईरान ने एक तरीके से ये बता दिया है कि मैं बैकफुट पे नहीं हूं, मैं अभी लड़ाई कर सकता हूं। एक बड़ा स्टेटमेंट ईरान ने दिया और उसे इजराइल कैसे लेता है ये तस्वीरों के जरिए सामने आ भी रहा है। मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देता हूं। अयातुल्लाह खामनेई के करीबी का युद्ध के बीच एक बहुत बड़ा दावा, इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा पाकिस्तान, ईरान पर न्यूक्लियर हमला होने पर जंग में कूदेगा पाकिस्तान। ये ईरानी नेता मोहसिन रेजई ने कहा है। ईरानी नेता मोहसिन रेजई का एक इंटरव्यू जिसमें पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने की कसम खाई है। बहुत बड़ी बात है। तो क्या न्यूक्लियर इंट्रोड्यूस करने जा रहा है ईरान इजराइल के खिलाफ? यह बहुत बड़ा सवाल है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने खुद खुले तौर पर पेशकश की थी कि हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे, और अब इसे कोट करते हुए ईरान ये मानकर चल रहा है कि पाकिस्तान साथ खड़ा होगा और इजराइल पर न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। इस खबर को कैसे देख रहे हैं सिवाज सर? जल्दी से क्विक रिएक्शन सर। और देखो सच्चाई ये है कि अनुराग, मुझे लगता नहीं कि ऐसा संभव है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर गलती से भी उसने न्यूक्लियर हथियार इजराइल की तरफ कर दिया तो फिर इजराइल का जो पलटवार बहुत ज्यादा सख्त होगा। हाँ, ये सच्चाई है, इजराइल के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। अगर कोई भी इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा। बहुत छोटा सा देश है, इसीलिए तो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं दे रहा। नहीं तो आप ये कहेंगे कि भाई इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, अगर ईरान भी बना लेता तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? उसकी प्रॉब्लम यही है कि फर्स्ट स्ट्राइक में ही अगर ईरान हमला करेगा तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। एक बहुत छोटा सा देश है। मगर यह सच्चाई है कि जिस प्रकार से यह लड़ाई चल रही है, मुझे अभी भी लगता है यह लड़ाई का दायरा ईरान और इजराइल के बीच में रहेगा अनटिल अनलेस ईरान जो इनकी बेसिस है अमेरिका की, उनको हिट करता है मिडिल ईस्ट में, फिर अमेरिका खुल के आ जाएगा। अभी तक अमेरिका जो है इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रहा है। इसमें मतलब सर आप एक लाइन में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज वेरी इररिलेवेंट टू दिस न्यूज।
और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान वही करेगा जो अमेरिका चाहता है। पाकिस्तान अभी भी अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट है। मुझे लगता नहीं पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा इन्वॉल्व होना करेगा तो फिर इजराइल को भी मौका मिल जाएगा कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान वो सर फिर वो पूरी जंग को एक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाएगी कि भाई इजराइल की तरफ कौन है और ईरान की तरफ कौन है। मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं सर। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी हैं। ये बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, जहां हमले में हाइफा रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गई। अभी भी इजराइल पर मिसाइलें बरस रही हैं ईरान की ओर से। ईरान ने हाइफा पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें हाइफा रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हमले में हाइफा के पास तमरा शहर में एक मिसाइल मकान पर गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हाइफा शहर में ऑयल रिफाइनरी को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, ये इसकी तस्वीर। Ini pilot. Ini pilot. Wow, bebatesi ku. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां पर आप देखें कि हाइफा की तेल रिफाइनरी पर कैसे हमला किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का ईरान पर काउंटर अटैक सामने आया। ईरान के जानजन शहर में इजराइल का हमला हुआ है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर अटैक किया गया। मतलब कि अब दोनों तरफ से टैक्टिकल वॉर जारी है। इधर ऑयल रिफाइनरी निशाने पर है, उधर से न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत जल्दी से उत्कर्ष सर, टैक्टिकल वॉर जारी है, ज्यादा से ज्यादा कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, यह कोशिश की जा रही है दोनों देशों की ओर से। अनुराग, ये एट्रिशन हो रहा है और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल का एट्रिशन है, जिसमें इजराइल जानबूझ करके एनर्जी को, टॉप लीडरशिप को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और इकोनॉमिक टारगेट्स को टारगेट कर रहा है और उसे सफलता भी मिल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो बहुत जल्द हम तेहरान की हवा स्काईज पर उड़ान भरते नजर आएंगे। और ईरान मानना पड़ेगा, ईरान की एयर डिफेंस इतनी मजबूत नहीं है। जिस तरीके की एयर डिफेंस है, जिस तरीके के स्टेल्थ बॉम्बर वगैरह लेकर इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल ने भी मिसाइल अटैक शुरू कर दिए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ड्रोन से भी अटैक कर रहे हैं। इजराइल ने सबसे लंबा मिसाइल अटैक किया है, जो कि 2400 किलोमीटर दूर गया है। पूर्वी ईरान में मारा है और एयरबेस को तबाह किया है। तो अभी ये लड़ाई रुकने के मूड में नहीं है। इसको लोग सोच रहे हैं कि ईरान शायद हाथ खड़े कर दे, लेकिन ईरान अभी थका नहीं है। और देखिए आप, तेल अवीव है, जब जंग आगे बढ़ रही है, बहुत सारी आशंकाएं हैं। एक मिनट आप दें, 1 मिनट सर, जल्दी से कंक्लूड कीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव कैपिटल है, अगर कैपिटल में उनकी मिसाइल्स गिर रही हैं तो आप सोच लीजिए कि बाकी जगह क्या होगा। वही हाल हाइफा में हुआ है। तो आज उनका भी एयर डिफेंस इतना काम नहीं कर रहा है। कर्नल उत्कर्ष, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई, अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान इजराइल जंग की अब तक की सबसे बड़ी खबर जानिए। इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है और खबर है कि फोर्डो परमाणु साइट पर इजराइल का हमला हुआ है। यह फोर्डो परमाणु साइट ईरान की राजधानी तेहरान से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी इलाका है और यहीं पर हमला हुआ है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जोरदार धमाका हुआ। खबर यह है कि यहां तकरीबन 2.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और आशंकाएं इस बात को लेकर हैं कि क्या यहां किसी तरह से कोई रिसाव की भी जानकारी है। दरअसल ईरान ने इजराइल के किन ठिकानों पर हमला किया और कितना नुकसान हुआ, ये जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। नतांज प्लांट पर हमला किया, ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी है, यहां पर हमला किया गया इजराइल की ओर से। इजराइल के अटैक से इस प्लांट को बड़ा नुकसान हुआ है। प्लांट के अंडरग्राउंड हिस्से पर टारगेट किया गया। मल्टी लेवल संवर्धन हॉल और सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इस्फहान प्लांट पर भी इजराइल की नजर थी। यहां यूरेनियम मेटल प्रोडक्शन फैसिलिटी पर टारगेट किया गया इजराइल की ओर से। फोर्डो प्लांट पर भी हमले किए गए और पहाड़ के नीचे यह प्लांट मौजूद है। अटैक के बाद यहां विस्फोटक आवाज सुनाई दी और खबर यह है कि 2.5 तीव्रता के भूकंप के झटके भी महसूस किए गए और ये भूकंप के झटके बहुत सारी आशंकाओं को पैदा कर देते हैं। आपको याद होगा कि भारत ने जब सरगोधा में हमला किया था, कुछ इस तरह की तस्वीर पाकिस्तान के अंदर बनी थी और वहां पर कहा जा रहा था कि कुछ न्यूक्लियर का रिसाव हुआ था, उसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं थी। खबर ऐसी ही सेम
अब ईरान के अंदर भी आ रही हैं। बहुत जल्दी से अश्विनी श्रीवास्तव सर, ये 2.5 तीव्रता का भूकंप इस्फहान और उसके अलावा फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल के बड़े हमले, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? देखो अनुराग, एक चीज मान के चलो कि मेन मकसद इजराइल का है कि इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करना, कि आने वाले समय में जो ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए, तो वो तो फिर वाकई उसको उन साइटों पे हमले करने हैं जहां पर न्यूक्लियर हथियार रखे गए हैं। जैसे नटाज की बात करते हैं आप, जो साउथ ऑफ तेहरान है, वहां पर एक प्रकार इनरिचमेंट होती है यूरेनियम की, तो सबसे पहला टारगेट वही था, उसके ऊपर उसने काफी डैमेज किया है। उसके बाद इस्फहान जो है, यहां पर ये न्यूक्लियर रिसर्च साइट है, उसको भी अटैक किया और अभी फोटो पे भी किया, जहां पर अगर तीव्र गति के हुए, इसका मतलब मुझे यह लगता है इजराइल ने मन बना लिया कि कुछ भी हो, इसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी को इतना बर्बाद कर दो कि अगले 2-3 साल में दोबारा ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के काबिल ना रहे जैसे पहले करता रहा। मगर एक बात है कि अब यह सच्चाई है कि ईरान, मैं लगता है कि ईरान पलटवार कर रहा है, पर ईरान की प्रॉब्लम यह, ईरान के साथ कोई ज्यादा खड़े नहीं, चीन और रूस भी खुल के नहीं आए, उसके पास जब तक मिसाइलें हैं तब तक वो करता रहेगा। अब वो कितना लंबा जाएगा अब ये समय बताएगा। मगर जो इजराइल के साथ जो अमेरिका इनडायरेक्टली खड़ा है, बाकी लोग भी खड़े हैं, उसके पास इजराइल का जो कॉम्बैट पावर है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ईरान। ईरान की एक ही स्ट्रेंथ है, उसकी मिसाइलें, हाइपरसोनिक और ब्लास्टिक मिसाइल, वो हमले कर रहा है। और ये भी समझो कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड का पुख्ता नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि सारी मिसाइलें आप उसको डिस्ट्रॉय कर दे, 10% ग्राउंड पे गिरेंगी। मगर यह सच्चाई है कि यह लड़ाई अगर कहीं भी ईरान ने अमेरिका की बेसिस पे हिट किया तो यह लड़ाई बढ़ेगी, नहीं तो अभी भी ऐसा लगता है कि हो सकता है दोनों क्लेम करें विक्ट्री। अगर आप भारत और पाकिस्तान का देखें, ये जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, 4 दिन के बाद जब ये लड़ाई खत्म हुई तो दोनों क्लेम करते हैं कि हम जीत गए। अब पाकिस्तान देश जो हारा हुआ है। आप ये बात सही कह रहे हैं, आपने ये बात पहले भी बताई कि अगर अमेरिका के बेस पर हमला होगा तो ये लड़ाई एस्केलेट होगी। मैं दरअसल समझना चाह रहा था इस संबंध में कि जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर थी, सरगोदा एयरबेस पर जो हमने हमला किया था, उसके बाद जो न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा था, वहां रिसाव की खबरें, ये सेम इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्या ये उस तरह का कोई इशारा? मैं दरअसल इस पर समझना चाह रहा था। खैर, मैं आपके पास आऊं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों को लेकर इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया। ईरान के एटॉमिक प्रोजेक्ट से जुड़े टारगेट पर अटैक की सीरीज पूरी हो चुकी है, ये इजरायली डिफेंस फोर्स कह रहा है। ईरानी नागरिक परमाणु रिएक्टर्स के पास के इलाकों को तुरंत खाली कर दें। यह चेतावनी ऐसे समय में आई जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने पुष्टि की कि इजरायली हमले के बाद नतांज परमाणु केंद्र के भीतर रेडियो एक्टिव प्रदूषण पाया गया है। बहुत बड़ी खबर है। जो IAEA ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले के बाद नतांज परमाणु केंद्र के भीतर रेडियो एक्टिव प्रदूषण पाया गया, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब आपको एक बार फिर से बहुत जल्दी से बता देते हैं कि ईरान की कौन सी जगह है जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, और ये इजराइल की आंखों में किरकिरी साबित हो रहे हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर फलते फूलते नहीं देखना चाहता इजराइल। तो ये न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं, ये तेहरान में है, ईरान के इराक में है, नतांज में है जिस पर हमला किया गया, और इस्फहान में भी है जहां पर हमला किया गया। तो ये वो साइट्स हैं जहां पर न्यूक्लियर संवर्धन करता है ईरान, और यहीं पर हमले लगातार टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली इजराइल की ओर से किया जा रहा है। उत्कर्ष सर, ये जिस तरह से एक एक करके इन तमाम न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, मैं वो सवाल लेकर आता हूं आपके पास कि 2.5 तीव्रता का भूकंप का झटका ईरान में क्या कोई आशंकाएं पैदा करता है न्यूक्लियर साइट्स के डैमेज को लेकर? देखिए, यहाँ पर जो आपका आशंका है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी साइट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड साइट्स को हिट करने के लिए आपको बंकर बस्टिंग बम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या इन टैंडम एम्यूनिशंस का, चाहे वो मिसाइल हो चाहे वो बॉम्ब हो। जब इन टैंडम एम्यूनिशन फायर होता है तो एक गहराई, फिर उसके बाद दूसरी गहराई, फिर तीसरी गहराई में जब वो फटता है, मान लीजिए वो 250 किलो बारूद के साथ वहां फटेगा, जाहिर सी बात है वो ट्रेमर पैदा करेगा, कंपन पैदा करेगा। जितनी साइट्स का आपने नाम लिया, ईरान की इन साइट्स पे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वो लेबोरेटरीज हैं, वहां एनरिचमेंट फैसिलिटी है, वहां पर आपको यूरेनियम मिल जाएगा।
अगर वहां अटैक होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, रेडिएशन भी फैल जाएगा। रेडिएशन से ट्रेमर्स नहीं आते हैं। ये सारा अगर ऐसा ऑर्डिनेंस उसने ईरान ने इस्तेमाल किया, इजराइल ने ईरान के ऊपर, कि जिसके फटने से वहां आवाज आई। आपको याद होगा सीरिया में भी भूकंप आया था अपने जब इन्होंने इजराइल ने अटैक किया था और वहां पर लीडरशिप को मारा था, तो वहां पर भी भूकंप आया था। क्योंकि जब ये तीन कुछ 30, 40, 50 फीट फोड़ के नीचे जाते हैं, वहां फटते हैं, तो एक ट्रेमर जरूर पैदा करते हैं। लेकिन कोई ऐसा एटॉमिक वेपन नहीं फटा है वहां पर। वहां पर जरूर रेडिएशन हुआ है। क्लियर कर दिया सर आपने इसे। हालांकि इजराइल ने ईरान के नागरिकों को कहा है कि इन न्यूक्लियर साइट से वो दूर हो जाएं। आईडीएफ की ओर से बहुत क्लियर ये स्टेटमेंट दिया गया, तो इसीलिए ये आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि क्या इन साइट्स को नुकसान पहुंचा और इसका कोई ऐसा इंपैक्ट हो सकता है जिसके बारे में पूरा विश्व कल्पना नहीं कर रहा। मैं एक बार फिर से आप दोनों का रुख करूं। आ रहा हूं शिवाज सर, आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है, इजराइल ईरान के बीच जंग बहुत खतरनाक मोड़ पर है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, कई शहरों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक किया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले कर ईरान ने इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बड़ी बात यह कि यह मिसाइल इजराइल का मजबूत डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, थार्ड जैसा एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा सब जानते हैं कि कितना मजबूत है अपने डिफेंस में इजराइल, लेकिन वो डिफेंस सिस्टम नहीं इंटरसेप्ट कर पा रहे इन मिसाइलों को। जरा ये तस्वीरें आप देखिए एम्बियंस के साथ। अब मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। भाई क्या ऐसी वजह है कि इजराइल जैसा मजबूत देश जो अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है, वो इसको नहीं पकड़ पा रहा है, इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि मैं आपको जब ये खबर बता रहा हूं तो ये भी बताऊं कि कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की बात कही, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें टारगेट को हिट की हैं। तो ये गेम चेंजर हाइपरसोनिक है क्या? हाइपरसोनिक मिसाइल मीडियम रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास है। जो इजराइल और ईरान की दूरी है वो तकरीबन 1200 किलोमीटर की है और ये 1400 किलोमीटर की रेंज रखता है। आवाज की गति से 5 गुना तेज ट्रेवल करती है ये मिसाइल। अब सोचिए कितनी तेज होगी ये। 1 घंटे में 3113 किलोमीटर ट्रेवल करती है ये मिसाइल। और अगर मैं सेकंड के हिसाब से बताऊं, अगर 1 सेकंड की बात करूं, मतलब आप पलक झपकाएं तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल कर जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसकी एक और खासियत जानिए, ये लो एल्टीट्यूड में ट्रेवल कर सकती है, रडार को आसानी से चकमा दे देती है ये मिसाइल। तो ये इसकी खासियत है और यही वजह है कि जब इसने हमला किया इजराइल पर तो कई जगहों पर इसने टारगेट को हिट किया। बहुत जल्दी से सिवाज सर, एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम वाला देश हाइपरसोनिक के मिसाइल के आगे गच्चा खा जा रहा है, तो क्या ये माने कि गेम चेंजर है ये हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान के लिए कम से कम? देखो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के पास बहुत ज्यादा ब्लास्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल को पूरे को बर्बाद कर रहा है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान का, इजराइल का, जो कि आयरन डोम भी है, एरो 2 भी है, एरो 3 भी है, थर्ड जिसके बाद कनेक्टर मनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, पेट्रोल मिसाइल। ये समझना कि 100% उसको बर्बाद कर देगा ये नामुमकिन है। 10%, 15% निकलेंगे। और ये भी सच्चाई है कि ईरान क्या कर रहा है कि ईरान कुछ रेजिडेंशियल एरियाज को भी सिलेक्ट करा जिससे ये वो सक्सेसफुल हो जाएं और हिट करें। और मैं ये कहता हूं दोनों तरफ से पलटवार हो रहे हैं। ये कहना कि बिल्कुल इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा, ये गलत होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल आपने जैसे समझाया बहुत मुश्किल है उसको डिटेक्ट करना। नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइट करती है, बहुत लो करती है, रडार को वो बाईपास करती है। मगर आप ये देखें कि एयर स्पेस में जो 1500 किलोमीटर के करीब एरिया है या 1200 से 1500, इसके अंदर उनको सऊदी अरेबिया और कहीं ना कहीं जॉर्डन और इराक की जो है उस एयर स्पेस से जाना पड़ता है। तो वो वहां पर जो अमेरिका के एक प्रकार एयर डिफेंस सिस्टम वो भी हेल्प कर रहे हैं इजराइल को। मगर ये मैं अभी भी कहूंगा कि ईरान ज्यादा देर इसलिए नहीं टिक पाएगा क्योंकि ये मिसाइलों का इतने ज्यादा नहीं हो सकते कि वो आज तक जितना हमला कर रहा है अगले 10 दिन तक वो रखेगा। उसके धीरे धीरे उसके पास ये प्रॉब्लम आएगी। मगर ये सच्चाई है आज की तारीख में ईरान भी क्लेम कर सकता है कि वो भी विक्टोरियस हैं क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल सर, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि उनके पास भी ऐसी तस्वीरें जो इस बात की गवाही देती हैं कि इजराइल के अंदर तबाही मची है। ईरान से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, 2 और बड़े खुफिया अधिकारियों की मौत की खबर है। हमले में IRGC खुफिया प्रमुख की मौत हो गई है। मिसाइल हमले में जनरल काज़मी मारे गए हैं।
तो एक तरफ बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है ईरान, तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल बहुत टैक्टिकल हमले कर रहा है और शायद उसे वो खुफिया या ये कहिए कि बड़े अधिकारियों के ठिकानों के बारे में पता है और शायद यही वजह है कि इससे पहले भी कई बड़े अधिकारियों को मौत की नींद सुला चुका है ईरान के इजराइल। और अभी खबर यह है कि IRGC के 2 बड़े अधिकारी जो हैं वो मारे गए, जो खुफिया प्रमुख हैं उनकी मौत की खबर है। बहुत जल्दी से उत्कर्ष सर, ये इजराइल शायद टारगेट करके बैठा है कि हमें कहां हमले करना है, इसीलिए शायद न्यूक्लियर साइट्स उसके निशाने पर हैं, ये बड़े अधिकारी उसके निशाने पर हैं और अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि खामनेई भी निशाने पर आ चुके हैं इजराइल के। जी अनुराग, ये आप देखिए कि अली खामनेई की जो क्लोज कैबिनेट है उसमें कम से कम 40-45% लोग मारे जा चुके हैं और ये एक पहले ओपनिंग राउंड में हुआ है। ये बात इजराइल से सबको सीखनी चाहिए कि ये पीस टाइम का होमवर्क था, आज उन्होंने एक झटके में सारी टॉप लीडरशिप को निकाल दिया और खामनेई के लिए उन्होंने ओपन वार्निंग दी है कि नेतन्याहू ने बोला है कि उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाए। तो आज कह रहे हैं कि खामनेई अपने अंडरग्राउंड बंकर्स में चले गए हैं। तो ये एक युद्ध का हम नया तरीका देख रहे हैं जिसमें टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, प्रिसीजन अटैक्स हो रहे हैं और लोग जो है डिसीजन मेकर्स को निकाल रहे हैं। आप देखिए 7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज है और आने वाले युद्धों में ये चीज लोग सीखेंगे, इसको रेप्लिकेट करेंगे। यही है तरीका लड़ाई का। तो अभी क्या मानकर चले शिवाज सर कि अभी कई और बड़े अधिकारी या कोई बड़े और नेता ईरान के इजराइल के निशाने पर हैं? नो डाउट आपने कहा कि ईरान हमले कर रहा है, उसने डैमेज दिया है, इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस टेक्निकल वॉर में इजराइल तब आगे दिखता है जब उसने कई बड़े अधिकारियों को ईरान की मौत की नींद सुला दिया। हाँ बिल्कुल अनुराग, ये बेसिकली मोसाद का काम है। जो मोसाद इंट एजेंसी है इजराइल की, वो एक गेम चेंजर है। उसने जो शुरू में ही जिस प्रकार से टॉप मिलिट्री कमांडर, टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, इसके बाद अभी भी जितने भी IRGC के सेकंड टियर के लीडर्स हैं उनको मारा जा रहा है। आयतुल्ला अल खमैनी अब काफी अंडरग्राउंड शेल्टर में कहीं चले गए हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो इजराइल ने यह दिखा दिया छोटा देश है मगर उसकी इंट एजेंसी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंट एजेंसी, जिस प्रकार से उसने पहले ही राउंड में किस प्रकार से इनकैपेसिटेट कर दिया ईरान को। और यह लड़ाई मुझे लगता है यही है कि इजराइल का अब एम 2 है। एक तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिल्कुल बर्बाद करना, कमांड स्ट्रक्चर और इसके जो एनर्जी सेक्टर को। दूसरा कहीं ना कहीं एक रिजीम चेंज करना, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक प्रकार से लोगों के अवाम के अंदर तूफान पैदा करना कि इस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दें। मुझे लगता है यह भी एम अब इजराइल का है। वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोग सड़कों पे आए और इस रजीम के अगेंस्ट अपना आक्रोश करें, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये सारा इस रजीम के कारण हो रहा है, क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन है, वहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं करी, इन्फ्लेशन बहुत है, ऊपर से जो हमले हो रहे हैं इजराइल के उसकी वजह वो सोचते हैं कि ये आयतुल्ला अल खमैनी की रजीम है। तो मुझे लगता है इस 2 एम से वो चल रहे हैं और काफी पुख्ता हमला कर रहे हैं। ये समझना चाहिए इजराइल के जो हमले हैं मैं आपके पास फिर आ रहा हूं क्योंकि हम बात इजराइल के हमलों की कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ गई है कि तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास हमला हुआ है। ईरान ने तेल अवीव में दागी मिसाइलें, ये बहुत बड़ी खबर है। राजधानी तेल अवीव और यहां अमेरिका दूतावास के पास हमला। ये शिवाज सर, क्योंकि आप इसको लगातार कह रहे थे कि अगर अमेरिका पर किसी तरह का हमला होता है तो ये एस्केलेशन होगा वॉर का, क्या ये जानबूझकर टारगेट करके ईरान ने हमला किया होगा या अकस्मात ये मिसाइल गिर गई है वहां पर? कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप? हाँ देखो, एक बात तो आपने ठीक बोला, पर मुझे लगता नहीं अभी भी वो ये सोचेंगे कि अमेरिका के ऊपर हमला है। अमेरिका के अगर एम्बेसी पे हमला होगा डायरेक्ट तो फिर मुझे लगता है अमेरिका आएगा। अमेरिका इस लड़ाई में नहीं आना चाहता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अवॉइड कर, जब वो काम इजराइल कर सकता है तो अमेरिका इसमें आने की कोशिश नहीं करेगा। मगर अगर उसके ऊपर डायरेक्ट हमले हो जाते हैं फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं, फिर वो आएगा और फिर लेकिन वो लड़ाई का सर सच्चाई ये भी है कि आज एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। जब ईरान जंग लड़ रहा है तो चाइना सरीखा देश और पाकिस्तान तो खुलकर कह रहा है कि हम अपना परमाणु तक दे देंगे। तो क्या इसमें इजराइल एक तरफा अलग दिख रहा है और ईरान के साथ कई देश खड़े हैं, या फिर इजराइल के साथ भी उतनी मजबूती से कुछ देश सामने आ सकते हैं?
देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा चेंज नहीं हुआ है कि ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, लेकिन रूस या चीन की तरफ से बहुत बड़ी कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही है। रही बात वो ओआईसी की, पूरे 52-56 इस्लामिक देश हैं, किसी की कोई स्ट्रांग प्रतिक्रिया नहीं आई। रही बात पाकिस्तान के परमाणु वेपन्स की, वो ईरान कह रहा है और मुझे लगता है कि शाम तक पाकिस्तान स्पष्टीकरण कर देगा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है और हम कोई परमाणु बम नहीं इजराइल पर चलाने वाले हैं। तो पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। ये वर्ल्ड ऑर्डर आज भी उसी जगह रुका हुआ है, स्टक है कि यहां पर आप देखिए यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान को टारगेट कर रहे हैं और ये टारगेट करने के बाद उन्हें निगोशिएटिंग टेबल पे लाने की कोशिश की जा रही है। इससे ज्यादा एस्केलेट होने का चांस नहीं है और ये यहीं पर चीज खत्म हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि दोनों विक्ट्री क्लेम करेंगे ठीक है सर, और आके नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इस जंग पर लगातार नजर बनी हुई है, हर एक तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार चलें।